मैं किसी तरीके से आपके उस भाव को रोकना नहीं चाहता, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, और यह सिर्फ निजी तौर पर कह रहा हूं, ऐसे कई किस्से मेरी जिंदगी में मैंने देखे हैं तो मुझे डर लगने लगा है। तरक्की करना, बहुत पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जिनको भारत में उम्र के चौथे पड़ाव पर छोड़ करके बहुत बड़े पैकेज में आप गए, वो पैकेज आपके 70 साल के पिता को और मां को जीवन नहीं देने वाला। और जिंदा किस्सा बताता हूं, मुंबई में एक बुजुर्ग मां यूएस में रहती थी और उनका बेटा मुंबई में रहता था। बीच बीच में कभी 6-6 महीने बाद फोन करता था, और कोविड का दौर आया और उनके घर पे पुराना टेलीफोन था, लैंडलाइन। उसने फोन किया या मां ने फोन किया, बेटा बहुत बिजी था। उस बेटे ने मां से शायद 2 या 3 मिनट बात की, और क्योंकि वो बुजुर्ग मां थी, लेटी रहती थी, बिस्तर से निकलती नहीं थी, आस पड़ोस के लोगों को पता था ये अकेली है, तमाम दबाव उनके आसपास के लोग करते थे। वो ये समझती रही कि बेटा अभी दोबारा फोन करेगा। उसका रिसीवर उसके कान के पास रखा रहा और उस मां का देहांत हो गया। 5 दिन के बाद पड़ोसियों को पता चला कि स्मेल आ रही है। जब उनके बेटे को बताया गया कि तुम्हारी मां का देहांत हो गया है, तो जो बड़े पैकेज पे अमेरिका जाकर के तरक्की करने गया था, उसने भारत की एक पीआर एजेंसी को फोन करके कहा, मैं पैसा भेज रहा हूं, इनका अंतिम संस्कार कर देना। ऐसे बाहर जाके पैकेज से कमाना मर जाने से अच्छा है। जिसने सब कुछ करके आपको बढ़ा दिया, तरक्की करने में कोई बाधा नहीं बनी, लेकिन ये पैकेज किस काम का है? आप लौटने के बाद बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा आलीशान मकान रखते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जब उस मकान में रहने वाला आपका कोई घर का है ही नहीं, तो उस मकान का करेंगे क्या? इसे तरक्की करना बुरी बात नहीं है। आप उठा के देखिए 1950 का रिकॉर्ड और 2024 का रिकॉर्ड। जब भारत को कहा जाता था ये गरीब हैं, अपनी मान्यताओं में रहते हैं, अपने सरोकारों में रहते हैं, ये बड़े दकियानूसी लोग हैं, ये बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, तब उस दौर में निकालिएगा डाटा, हमारे देश में गरीब माँ बाप, रिक्शा चलाने वाला माँ बाप, छोटे छोटे काम करने वाला माँ बाप, उसके साथ उसकी औलाद अंतिम समय तक रहती थी, और वृद्ध आश्रम मास मुश्किल से 10 भी नहीं थे, 10 भी नहीं थे। और आज जितनी सनातनी हिंदू ने आर्थिक तरक्की की है, उसके 50 गुना वृद्धाश्रम है। आज बेटा पैसे वृद्धाश्रम को भेज देता है, घर पे समय नहीं है, विदेशी बहू है तो उसके सामने बुजुर्ग बाप को के साथ बैठना थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है। और जिनके बारे में आप दूसरे लोगों के बारे में बात करें, उन्होंने आज तक कोई ऐसा आश्रम नहीं बनाया। ये जो साइकिल थी, जो बिना सरकार के भी अपने संस्कारों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी रहती थी, उसको तोड़ दिया, उसको समाप्त कर दिया, और एक कृत्रिम और एक आर्टिफिशियल दुनिया को खड़ा कर रहे हैं। उस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन मां बाप नहीं होते उसमें। इसलिए ध्यान रखें, खूब तरक्की करें, खूब पैसा कमाएं, लेकिन जिस बाप ने रिक्शा चला करके तुम्हारी फीस दी है, उसको वृद्ध आश्रम न छोड़ें, बल्कि ये उसको एहसास कराएं कि आप दुनिया के सबसे बड़े आईटी के हेड हैं और आपका पिता रिक्शे है। उसको इस कहने में शर्माइए मत कि मेरा बाप क्या करता था। कम से कम मेरा बाप फ्रॉड और स्कैम करके पैसे नहीं कमाता था, जो बड़े बड़े अमीरजादों के बाप और दादे करते हैं। इससे रिक्शा चला करके भी वो ईमानदार रहा और आपकी फीस भरी। आज आपका स्टेटस समाज में थोड़ा बढ़ गया है, तो पिताजी को अपने दोस्त से मिलवाने में आपको हल्की सी शर्म आती है।
अगर मेरी मां बर्तन धोती है घरों में जाकर के, तो मेरी मां ही रहेगी, बर्तन धोने से उसका स्टेटस नहीं बदलने वाला। इसलिए इस युवा पीढ़ी को खूब तरक्की करने का अधिकार है। और इस संचार क्रांति के दौर में दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसको जानें, उसको पढ़ें, लेकिन फिर भी आखिर में एक आखिरी धागा है, जिसे बच्चा मां का पल्लू पकड़ के घूमता रहता है। कितने भी बड़े हो जाओ, मां का पल्लू मत छोड़ो, सब चीज। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, आज मैं पूरे देश में बोलता हूं, मेरा जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ है। उस विश्वविद्यालय में न मैं ये जानता था कि मैं हिंदू हूं, न मुझे मंदिर का पता था, न पूजा का पता। नमाज रोजा ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था। और उस 40,000 परिवारों के बीच में अकेला परिवार था। लेकिन मेरी मां अगर कुछ भी हो जाए तो जो उसके हाथ में होता था वो लेके खड़ी हो जाती थी। वो कभी डरी नहीं कि ये क्या करेंगे। मेरी मां बहुत बहादुर थी, जिसके कारण मैं बोल। इसलिए मां का जो रोल आपके जीवन में है उसे कोई नहीं भर सकता। पिता आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है कि आपको मोटरसाइकिल चाहिए, पिता अपनी तनख्वाह में से पैसे काट करके अपनी ख्वाहिशों को अधूरा करके आपको मोटरसाइकिल दिला सकता है। लेकिन मां हर दिन अपने अंदर से कुछ काट के आपको देती है। इसलिए उसका दामन कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे संस्कारों में मां ही शुरू है और मां ही अंत है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, बहुत नंबर आपने प्राप्त किए हैं, उन सब से कह रहा हूं, हो सकता है पैसे के स्तर से आप बहुत मॉडर्न हो गए हो, अपनी मां को बाय बाय करके जाते हो। नहीं, हमारी सनातन संस्कृति और सनातन शुद्ध साइंस है। इसलिए हर बच्चे से कहता हूं, हर बच्चे से, घर से जब भी निकलना अपनी मां के पैर छूटे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस पैर छूने से क्या होता, नहीं, मैंने कहा कि आपको मैं वो साइंटिफिक तर्क दूंगा जो आपको नहीं बताया। मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, उसी ने आपको जन्म दिया है, उस मां के शरीर के आप अंग हैं। जब मां के पैर छूते हैं, वो वाले नहीं जो 3 फीट दूर से छुए जाते हैं, मैं वो वाले नहीं कह रहा जो सास की बहू में दिखाई देते थे। मां के पैर छूने का तरीका यह है कि मां के पैरों के ऊपर पूरा हाथ रखिए और 30 सेकंड तक रखिए। ये कोई लेबोरेटरी नहीं बचाएगी, ये मैं बताता हूं आपको। 30 सेकंड तक मां के पैरों को हाथ लगा के रखिए। जैसे ही 20 सेकंड क्रॉस करते हैं, मां की एनर्जी आप में फ्लो हो जाती है और आप के अंदर एक अलग भरोसा होता है। इसलिए मां के पैर छूने की, मैंने कभी नहीं कहा कि पिता के पैर छूना, वो सम्मान है, लेकिन मां का पैर छूना साइंस है। इसलिए देखा होगा कि घर में छोटा सा बच्चा होता है जो बड़ा नटखट होता है, मां ऑफिस से जब लौटती है तो एक बिहेवियर को आती है। जब वो मां आती है तो वो बच्चा भागा भागा मां के पास जाता है और मां जैसे ही उसको गले लगाती है थोड़ी देर और फिर छोड़ देती है, फिर उसके बाद वो इसमें लात मारता है उसमें, क्योंकि उसकी एनर्जी चार्ज हो जाती है। पैर छूना साइंस है। इसलिए मां के पैर छूना ये तकियालूसी नहीं है, ये कंजर्वेटिज्म नहीं है। जो हाय बाय बाय कर रहे थे उनकी स्थिति यह है कि जिस बेटी ने शादी नहीं की, जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसको मदर कहते हैं। जिस पुरुष ने कभी शादी नहीं की उसे फादर कहते हैं। कमाल के लोग हैं। हमारे यहां हम अपनी बहन की शादी करते हैं तब वो किसी की पत्नी बनती है, और जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उसे मदर कहते हैं। लेकिन जिस संस्कृति में ये कॉन्वेंट संस्कृति के बच्चे जो आए हैं, उस कॉन्वेंट संस्कृति में कमाल के लोग हैं। ना शादी की, न किसी शिशु को जन्म दिया, लेकिन वो मदर है। और फादर, ये फादर है।
भाई साहब, फादर मदर बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। मां को 9 महीने आपको रखना पड़ता है, पिताजी को रात में उठ के बिस्तर बदलना पड़ता है, तब मां बनती है। तो मां का संस्कार सिर्फ हमारे यहां है और किसी का नहीं है। इसलिए जो आदमी फादर जिसे आप कह रहे हैं, जिसे मदर कह रहे हैं, आपके माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उस बच्चे से पूछिए, वो मौत हुआ बच्चा बेचारा छोटा सा नींद में उठ गया है, उसके कमर पे बिस्तर टांग दिया है, क्योंकि आपको बताना है मोहल्ले में हमारा बेटा सेंट फिडेलिस में पढ़ता है। वो सोता हुआ बच्चा, और स्कूल से निकला, गाड़ी में बैठा, उतर गया, वहां उसे एक मदर मिली, उसे एक फादर मिला। अब उस छोटे बच्चे को समझ में यह नहीं आ रहा कि जब मैं रात में सोता हूं तो फादर नहीं होता, सुबह उठता हूं तो फादर नहीं होता, तो यही तो नहीं है फादर। तो उसका कश्मकश देखिए, घर वाला फादर 3-4 घंटे के लिए मिलता है, घर वाली मदर कम समय मिलती है, 8 घंटे वो नकली मदर मिलती है। फिर वो जाने क्या क्या बताती है, यूं यूं करोगे ऐसे आएगा, फिर वैसे जाएगा, फिर वो उसे कुछ नया नया किसी के कर्तव्य सिखा देती है। उस बेचारे के जीवन को आपने 2 हिस्सों में फंसा दिया है। वो ये पूछ रहा है, ये तो मेरे पास ज्यादा समय देता है जो फादर है, लेकिन घर का फादर कहीं बिजी है, घर की मदर कहीं बिजी है। इसलिए इस किस्म की संस्कृति में जाने से पहले ये ध्यान में रखना कि दुनिया का जब से ईजाद हुई है, ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया है, तब से सनातन था, और जब तक ये दुनिया है तब तक ये सनातन रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन हाँ, अगर भारतीय सनातनी हिंदू बच्चे इससे विमुख हो जाएंगे तो सनातन को चुनौती मिलेगी। आज के दिन आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता था, सच बोलिए और सच से बिल्कुल मत डरिए। सच में एक ताकत होती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपका चेहरा पसंद ना करे, आपका रंग पसंद ना करे, आपके कपड़े पसंद ना करे, लेकिन जब आप सच बोलते हैं, तथ्यों पे बोलते हैं, तर्कों पे बोलते हैं, तो दुनिया आपके सामने देर सवेर नतमस्तक होती है। और जिस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए कि वो प्रधानमंत्री मीटिंग में सो जाते थे, या आज के युवाओं को बता रहा हूं कि जो आप कहते होंगे कि हमें क्या बदलाव लग रहा है, हमने वो दिन देखे हैं और आपने नहीं देखे हैं। कमाल कमाल के इस देश में विदेश मंत्री मिले हमको। भारत राष्ट्र इतना बड़ा राष्ट्र है, उसकी हजारों साल की संस्कृति है, लेकिन भारत राष्ट्र को जो रिप्रेजेंट करने वाला विदेश मंत्री यूएन की मीटिंग के अंदर बैठा होता है और अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे सोता रहता है। और जब यूएन जनरल असेंबली का सेक्रेटरी जनरल अनाउंस करता है कि भारत के विदेश मंत्री आए और अपना पक्ष रखें, वो सोते हुए हालत में अपनी मेज से एक कागज उठाता है और मंच पे जाकर के पढ़ना शुरू कर देता है। कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी भागा भागा नीचे से जाता है और कहता है, महामहिम ये पुर्तगाल का भाषण है, ये भारत का नहीं है। जिस देश का विदेश मंत्री ये जाता हो तो आपकी शर्म नहीं आती? तब आपके महंगे कपड़े, आपकी अंग्रेजी आपको इज्जत नहीं दिलाएगी। वो ये सोचेगी इस देश में कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जोकरों को चुनते हैं। बच गए अभी आप बाल बाल, जोकर फिर चुनने वाले थे। इस देश में एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हुए, कमाल के डिफेंस, आज के बच्चों को मजा आए। एक हमारे यहां डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री थे, जिन सरकारों को बनाने में पद इसलिए देना पड़ रहा हो कि भैया इनके पास 40 एमपी हैं, तो अब इन्हें क्या दें, इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री। और जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री थी, ये किस्सा अंदर का है, एयर चीफ मार्शल ने बताया, इसलिए बता रहा, रिटायर अच्छे आदमी। एक रक्षा मंत्री देश के सेनाओं के लोगों की मीटिंग में बैठे होते हैं, बड़ी हाई, जिसे कहना चाहिए कि सेंसिटिव मीटिंग होती है। अब उसमें बेचारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक अदद लैपटॉप था और उसने खड़े होकर के कहा कि महामहिम रक्षा मंत्री जी, अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। रक्षा मंत्री नाराज हो गए, सोच नहीं सकते हैं, घर जाएंगे तब तक हंसी आएगी। रक्षा मंत्री नाराज हुए और जोर से चिल्लाए,
बोले यही आपकी गलतफहमी है, यही आप लोग गलती करते हैं। जब आप रक्षा मंत्रालय में हैं तो पावर मिनिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं? दूसरे के मंत्रालय में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं आप? भाई साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल का बस ही नहीं चला, वो तो वहीं से कूद के मर जाता। वो रक्षा मंत्री उस बेचारे ने कहा पावर पॉइंट, और उन्हें पावर का एक ही मतलब समझ में आया। ऐसे ऐसे रक्षा मंत्री थे इस देश में, कमाल कमाल के लोग थे भाई। इसलिए कम से कम एक ऐसा आपने आदमी चुना है जो न रात में सोता है न दिन में सोता है, और ऐसे ही लोगों को, और जो सो जाते हैं उनको छुट्टी भी कर देता है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे समय में आए हैं जो दुनिया के सामने बिना किसी कॉम्प्लेक्स के कि मैं क्या कपड़े पहनता हूं, मैं टीका कैसा लगाता हूं, मैं पूजा कैसी रखता हूं, मैं व्रत कैसा रखता हूं, उन आस्थाओं से बिना कंप्रोमाइज किए हुए आंख में आंख डाल के दुनिया से बात करता है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आपके हाथ में है कि इससे नीचे नहीं, आपको आने वाले समय में इससे भी ऊंचे लोगों को चुनना है। तभी आपकी परंपराएं, ये राष्ट्र, ये आस्थाएं, ये सनातन, ये सब कुछ बचेगा। नहीं तो इसको समाप्त करने की पिछले 200-500 साल से लगातार कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने लोगों के सामने आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।